साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे द वेस्टलैंड जो पोएम है टीएस इलियट की, बड़ी फेमस एंड इंपॉर्टेंट पोएम है। मित्रों, थोड़ी पोएम टफ जरूर है, लेकिन हमने इस टफनेस को दूर किया है क्या करके, अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करके। इसके मित्रों हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए हैं जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम सेक्शन वाइज इसके एमसीक्यूज कर रहे थे, तो इसमें फर्स्ट सेक्शन है द बेरियल ऑफ डेड, इसके भी अपने कंप्लीट जो एमसीक्यूज है बनते हैं एग्जाम के लिए वो हमने पूरे कर लिए हैं। अगर आपको फर्स्ट पार्ट से देखना है या इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है तो दोनों क्लासेज का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मोर पे क्लिक करके आप वहां जाकर पहले देखें। आज अपने मित्रों कर रहे हैं एक गेम ऑफ चेस, जो सेकंड पार्ट है अपने द वेस्टलैंड पोएम का। इस पोएम के अपन करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे एक गेम ऑफ चेस के, और साथ साथ में पीवाईक्यूज भी मित्रों इसमें ऐड किए गए हैं डिफरेंट एग्जाम के अंदर आए हुए। मित्रों, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में द वेस्टलैंड पोएम है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इस सेशन के अंदर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें कंप्लीट आपको ये सेशन बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप कंप्लीट सीरीज ये देख लेते हो तो आपको वेस्टलैंड के अंदर महारत हासिल हो जाएगी। जो वेस्टलैंड की आपके जो टेंशन चल रही है ना, वो टेंशन दूर हो जाएगी। इसके अलावा मैं चाहता हूं मित्रों आप क्या करें, एक टेस्ट भी दें मेरे साथ। मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद का एज्यूम करें कि इसका पॉसिबल, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। तो आपका एक टेस्ट हो जाएगा और लास्ट में मुझे बताएं कि कितने आपके मार्क्स आ रहे थे, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे थे, तो वो मुझे आप बताएं कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। इसके अलावा मित्रों आपके पास द वेस्टलैंड पोएम है, उसके पीडीएफ नोट्स नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां पर जाके आप जो टेलीग्राम चैनल से भी आप वेस्टलैंड पोएम है उसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों बिना किसी देरी किए आज अपने शुरुआत कर रहे हैं एक गेम ऑफ चेस के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। A game of chess, the second section in the Westland, is also the title of a play to which T.S. Eliot refers in his notes. That play was written by UPPSC School Lecturer 2018 का क्वेश्चन है मित्रों कि गेम ऑफ चेस है ना, जो सेकंड सेक्शन है वेस्टलैंड का पोएम का, इसका टाइटल है ना एक प्ले से लिया गया। टी.एस. इलियट ने अपने नोट्स में डाल लिया उस प्ले से। तो उस प्ले है वो, उसका राइटर कौन है? बेन जॉनसन, मार्लो, थॉमस किड, थॉमस मिडल्टन। तो मित्रों जिस प्ले से लिया गया है उनके राइटर हैं थॉमस मिडल्टन। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टाइटल को कहाँ से लिया गया है, तो थॉमस मिडल्टन तो अपन को पता चल गया, ठीक है। तो उनके जो नॉवेल है, उनका प्ले है, उनका प्ले है, उनका नाम भी अपन को आना चाहिए, विमेन बीवेयर विमेन। यानी टाइटल कहाँ से लिया गया है गेम ऑफ चेस का? थॉमस मिडल्टन के विमेन बीवेयर वुमेन से। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। What is the setting of the opening line of a game of chess? जो ओपनिंग लाइन है गेम ऑफ चेस की, उनकी सेटिंग कहाँ पे है, यानी कहाँ से शुरुआत होती है? ए बैटलफील्ड, ए डेजोलेट लैंड, ए लेविस इनक्लोज्ड रूम, ए लंदन पब। तो मित्रों शुरुआत में किसी प्रकार का बैटलफील्ड नहीं बताया गया है, ए डेजोलेट लैंड भी शुरुआत में नहीं है इस पोएम के, ना इसमें कोई लंदन पब है, लेकिन इसमें ए लेविस इनक्लोज्ड रूम है। लेविस मतलब बहुत ज़्यादा भव्य है, एक जो बंद कमरा है उसका सीन आया है सबसे पहले। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच हिस्टोरिकल फिगर इज रेफरेंस्ड इन द गेम ऑफ चेस? कौन सा हिस्टोरिकल फिगर है जिसका रेफरेंस दिया गया है गेम ऑफ चेस के अंदर? क्लियोपात्रा, जूलियस सीजर, किंग आर्थर, नेपोलियन। तो मित्रों नेपोलियन का भी इसमें किसी प्रकार का रेफरेंस नहीं है, किंग आर्थर का भी नहीं है, जूलियस सीजर का भी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, क्लियोपात्रा का इसमें रेफरेंस दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द चेयर शी सेट इन लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन इज एन एल्यूजन टू? जिस चेयर पे वो बैठी है वो बिल्कुल क्या है, चमकता हुआ एक राजगद्दी की तरह है वो, ठीक है, गद्दी की तरह है। तो वो एल्यूजन है ना, वो कहाँ से लिया गया है? मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, होमर्स ओडिसी, ब्लैक्स द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो मित्रों ये ब्लैक मैरिज एंड हेवन हेल से भी नहीं लिया गया है, होमर के ओडिसी से भी नहीं लिया गया है, और मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से भी नहीं लिया गया। जो चेयर वाला सीन है ना, ये लाइन है, वो कहाँ से ली गई है? शेक्सपियर के एंटोनी और क्लियोपात्रा है वहां से मित्रों ली गई है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन द चेयर शी सेट इन लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन? इस लाइन के अंदर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है मित्रों कि जो जिस चेयर पे वो बैठी है वो किसकी तरह है? बिल्कुल एक चमकती हुई गद्दी की तरह है। सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। तो इसमें मित्रों एलिट्रेशन भी नहीं है, पर्सोनिफिकेशन किसी चीज़ का पर्सोनिफाइड यहाँ नहीं किया गया है, मेटाफर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइक वर्ड अपन को दिख रहा है। एज और लाइक वर्ड जब आता है
और तुलना हो रही होती है, तब कौन सा लिटरेरी टर्म होता है? सिम्बली। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए विंडो गेव अपॉन द सिल्वन सीन, टी.एस. इलियट बोरोड दिस लाइन फ्रॉम। अपने शुरुआत के अंदर, इस शुरुआत वाले स्टैंजा के अंदर लाइन है कि ए विंडो गेव अपॉन द सिल्वन सीन, कि एक विंडो से क्या सीन आ रहा था? फॉरेस्ट का सीन आ रहा था। तो ये कहाँ से ली गई है? मेटामॉर्फोस बाय ओविड, वुमेन बीवियर वुमन, और हेमलेट, पैराडाइज लॉस्ट। तो मित्रों ये है ना, ये मेटामॉर्फोस ओविड से भी नहीं ली गई है, विमेन बीवियर वुमेन से भी नहीं ली गई है, हेमलेट से भी नहीं ली गई है। ये लाइन ली गई है मित्रों मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड बाय द लग्जरियस डिस्क्रिप्शंस एट द बिगिनिंग। कौन सा जो वातावरण है ना, माहौल तैयार होता है, ठीक है, लग्जरियस, जो विलासिता का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है शुरुआत के अंदर, उससे क्या माहौल बनता है? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, क्लस्ट्रोफोबिया एंड डिके, सेलिब्रेशन एंड जॉय, सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी। शुरुआत के अंदर जो शुरुआती वाला स्टेंजा है उसके अंदर क्लियोपात्रा का जो सीन है उसमें बहुत सारी चीज़ें बता रखी है कि विलासिता की चीज़ें, बंद कमरा, भव्य कमरा है, तो वो क्या माहौल पैदा करता है? सिंप्लिसिटी तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, सादगी, और प्योरिटी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। सेलिब्रेशन, उत्सव, और कोई जॉय भी उसमें नहीं है। शांति और ट्रैंक्विलिटी, स्थिरता भी उसमें नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्लस्ट्रोफोबिया एंड डिके, वो बिल्कुल क्या ऐसी चीज़ें यूज कर रहे हैं जो पतन का कारण बनती है, तो ऑप्शन अपना बी हो जाएगा करेक्ट। और क्लस्ट्रोफोबिया मित्र होता है बंद कोई चीज़ के अंदर जाने से डरना, उस डर को, तो वो एक तरीके से छोटे से कमरे के अंदर है लेकिन भव्य चीज़ें हैं, तो सारे वो भव्यता और विलासिता की चीज़ें वो एक पतन का कारण है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द लग्जरियस सेटिंग इज कॉन्ट्रास्टेड विद विच इमोशन, कि जो विलासिता की जो सेटिंग की हुई है, विलासिता की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो किस भावना से क्या है? विपरीत है, या किससे तुलना की गई है? यूफोरिया, मेलनकली, जॉय, सेरेनिटी। तो सेरेनिटी मतलब पवित्रता, शांति, तो शांति उसके अंदर लग्जरियस चीज़ों से किसी प्रकार की नहीं मिलती है। जॉय, आनंद नहीं है, क्योंकि तुलना करनी है अपन को, ठीक है। लग्जरियस चीज़ों से आनंद होता है लेकिन वहाँ एग्जाम जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉय इसके अंदर नहीं है, क्योंकि तुलना करनी है अपन को। यूफोरिया, उत्साह भी नहीं है इसके अंदर। ये मित्रों मेलनकली हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है कि जो लग्जरियस चीज़ें हैं ना, वो उनके बाद में पतन का कारण बनती है, वो दुखों का कारण बनेगी, तो यहाँ पे मेलनकली आंसर करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ग्रीक मिथ इज रेफरेंस्ड थ्रू द यूज ऑफ फायर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मित्रों इसके अंदर कौन सी ग्रीक मिथ का यूज किया गया है? कौन सी एक मिथक है, कथा है, उसका ग्रीक का यूज किया गया है जो फायर और ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से, जो फायर का यूज किया गया है और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया गया है, तो कौन सी कथा का यूज किया गया है? डेडोलस एंड आइकरस, ऑर्फियस एंड यूरिडाइस, फिलोमेला एंड प्रोक्ने, पिग्मिलियन एंड गैलेटिया। तो गैलेटिया भी नहीं है, ऑर्फियस भी नहीं है, डेडोलस भी नहीं है मित्रों। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। जो फायर और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके फिलोमेला और ये अपने प्रोक्न है मित्रों, PROCNE, ये थोड़ा मिस टाइप है यहाँ पे, प्रोक्ने, फिलोमेला और प्रोक्ने है, उनकी मिथ का यूज किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। इन द लाइन द चेंज ऑफ फिलोमेल बाय बारबरस किंग, हु इज द किंग। अपने टेक्स्ट के अंदर लाइन है कि द चेंज ऑफ फिलोमेल बाय द बारबरस किंग, इसमें ये किंग है ना, ये कौन है? एडवर्ड, टेरस, हेनरी फोर्थ एंड सोलोमन। तो सोलोमन भी नहीं है, हेनरी फोर्थ भी नहीं है, एडवर्ड भी नहीं है, क्या हो जाएगा? बी, टेरस है मित्रों, इस ये किंग का नाम है जो टेरस है। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आशा करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। और कई स्टूडेंट है ना इसका फ़ायदा ले रहे हैं सीरीज़ का, लेकिन लाइक नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा दुख होता है यार। इतनी मेहनत करके आपके लिए आ रहा हूँ मैं सेशन लेके, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं? लाइक नहीं करते हैं। तो आप अगर थोड़ी पॉजिटिव तरीके से सोच के अगर लाइक करोगे ना, तो फ्रूट आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। हु रैप्स फिलोमेला, फिलोमेला का रैप कौन करता है? टेरस, द टाइपिस्ट, जीएस, ओडिसिस। ओडिसिस भी नहीं है, जीएस भी नहीं है, टाइपिस्ट भी नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? टेरस। मित्रों इतने आपके अच्छे क्वेश्चन, साथ में आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाता है, तो थोड़ा सा तो ऐसी चीज़ को आपको लाइक करना चाहिए ना। तो फिलोमेला का रैप करता है मित्रों टेरस। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द करेक्टर फिलोमेल इज टेकन फ्रॉम ए स्टोरी फ्रॉम। करेक्टर मित्रों जो फिलोमेल है ना, वो किस कहानी से लिया गया है? ठीक है, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, शेक्सपियर एंटोनी एंड क्लियोपात्रा,
होमर्स ओडिसी, ओविड मेटामॉर्फोसिस, यानी जो फिलोमेला की कहानी है ना वो कहाँ से ली गई है? ओविड के मेटामॉर्फोसिस से। डी ऑप्शन मित्रों करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द रेफरेंस टू फिलोमेला एम्फेसाइजेज विच थीम, जो फिलोमेला का रेफरेंस है ना वो किस प्रकार की विषय वस्तु को दर्शाता है? लव एंड हैप्पीनेस, वॉर एंड वेलर, वायलेंस एंड साइलेंसिंग ऑफ वुमेन और साइंस एंड रैशनैलिटी। तो लव एंड हैप्पीनेस इसके अंदर फिलोमेला का नहीं है मित्रों, वॉर एंड वेलर का भी नहीं है, युद्ध और गौरव की बात नहीं है, साइंस एंड रैशनैलिटी की बात नहीं है। ये हो जाएगा मित्रों सी ऑप्शन करेक्ट, वायलेंस एंड साइलेंसिंग ऑफ वीमेन। इसके अंदर जो फिलोमेला है उसके साथ वायलेंस होता है, यानी पहले किंग टेरस है, वो अपनी वाइफ है प्रोक्ने, उनकी यंगर सिस्टर है मित्रों। ये क्या कहानी है मैं थोड़ी बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो टेरस किंग है ना उसकी वाइफ का नाम होता है प्रोक्ने, और प्रोक्ने की यंगर सिस्टर का नाम है फिलोमेला। अब जो टेरस है ना वो थोड़ा कामुक व्यक्ति होता है, उसने क्या किया, फिलोमेला का कर दिया रेप। फिलोमेला का रेप करने के बाद वो किसी को बता न दे तो वो उन्होंने उसकी जीभ को, टंग है उसको काट दिया। फिर फिलोमेला ने क्या किया, एक कपड़े के ऊपर, वो बता तो सकती नहीं थी, उसने कपड़े पे अपनी कहानी बुनकर चित्र के द्वारा कि ये मेरे साथ मेरा रेप हुआ है, वो अपने सिस्टर को भेज देती है प्रोक्ने को। जब प्रोक्ने को पता चलता है तो वो बड़ी टूट जाती है। वो क्या करती है, टेरस का और उसका पुत्र होता है, उस पुत्र को मारकर उसका जो मांस होता है ना वो टेरस को खिला देती है, उस राजा को परोस देती है। राजा को खाने के बाद जब पता चलता है तो वो मारने को दौड़ता है फिलोमेला को। तभी क्या होता है, फिलोमेला को गॉड है ना ट्रांसफॉर्म कर देते हैं नाइटिंगेल के अंदर, और जो प्रोक्ने होती है इसकी सिस्टर वो भी एक बर्ड के अंदर क्या ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ट्रांसफॉर्म उसका हो जाता है, वो भी बर्ड के अंदर बदल जाती है स्वेलो के रूप में। और जो गॉड है ना इनको, जो टेरस है, टेरस को एक हिप्पो बना देता है, हिप्पो मीन्स हॉर्स बना देता है मित्रों। तो ये इसकी कहानी है, ठीक है, जो मेटामॉर्फोसिस से ली गई है। तो उसमें जो फिलोमेला है उसके साथ वायलेंस हुई पहले, और फिर उसको साइलेंस करने के लिए दबाया गया। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। हु इज द मेन स्पीकर इन द बडुआ सीन। मित्रों बडुआ सीन है ना, इसके अंदर मेन स्पीकर कौन है? इसके अंदर 3 सीन आते हैं मित्रों अपने जो एक गेम ऑफ चेस के अंदर। पहला तो क्लियोपात्रा वाला सीन आता है, ठीक है, उसके जो रूम के बारे में भी, उसका भव्य रूम है, ठीक है, ड्रेसिंग रूम के बारे में आता है। फिर दूसरा सीन बडुआ का आता है, बडुआ मित्रों होता है जो बेडरूम, बेडरूम का सीन आता है। फिर तीसरा सीन आता है पब सीन का। तो 3 ही सीन इसके अंदर है। तो सेकंड सीन की बात करें अब, इसके अंदर मेन स्पीकर कौन है? जो बडुआ है उसके अंदर अल्बर्ट, ए वर्किंग क्लास वुमेन, एन अननेम्ड न्यूरोटिक वुमेन और लिल। तो इसमें लिल भी नहीं है, अल्बर्ट भी नहीं है, वर्किंग क्लास वुमेन भी नहीं है मित्रों। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके अंदर जो बडुआ का सीन है, बेडरूम का सीन है, उसमें एक महिला है जो अननेम्ड है, जिसका नाम अपने यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन वो न्यूरोटिक वुमेन है, यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त है वो। नेक्स्ट 15 पे आते हैं मित्रों। द लाइन आर यू अलाइव और नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अपने टेक्स्ट के अंदर, गेम ऑफ चेस के अंदर एक लाइन आती है कि आर यू अलाइव, क्या तुम जिंदा हो या नहीं हो। ये क्या एग्जाम्पल है? सार्काज्म, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग, क्लासिकल रेफरेंस और आयरनी। तो मित्रों इसके अंदर किसी प्रकार का आयरनी भी नहीं है, व्यंग्य भी नहीं है, सार्काज्म भी नहीं किया गया है, और क्लासिकल रेफरेंस भी नहीं है, किसी प्रकार का प्राचीन जो रेफरेंस नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर अस्तित्व का, कि अस्तित्व के अंदर तुम हो क्या, जीवित हो क्या तुम, तो जो अस्तित्व है उसका प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट 16 पे आते हैं मित्रों। डू यू नो नथिंग, डू यू रिमेंबर नथिंग। These lines from T.S. Eliot, The Westland, suggest that one of the key reason for society's collapse is। RPSC स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है मित्रों कि क्या तुम कुछ नहीं जानते, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। ये लाइन यूज करके टी.एस. इलियट है ना, वो क्या बताना चाहते हैं कि सोसाइटी का, जो आज की वर्तमान सोसाइटी है, ठीक है, समाज है, इसका पतन का क्या कारण दिखाया है इन लाइन का यूज करके। हाइपोथेसिस, एमनेजिया, एलेशन, जुबिलेशन। हाइपोथेसिस कोई किसी प्रकार की परिकल्पना, तो कल्पना तो नहीं हुई है। इलेशन किसी प्रकार का उत्साह है, नहीं है। जुबिलेशन भी उत्साह है, नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमनेजिया, एमनेजिया होता है मित्रों, यानी ये लाइन है, सीधा रिमेंबर से आप याद रख सकते हैं, याद रखना, यानी किसी चीज़ का जब अपने मेमोरी है, ये मेडिकल तरीके का एक रोग होता है मित्रों, इसके अंदर किसी की पूरी मेमोरी चली जाए या थोड़ी बहुत जो उसके याददाश्त रहती नहीं है, उसको कहते हैं एमनेजिया। तो ये एमनेजिया है, ये अपने सोसाइटी का बड़ा कारण है, क्योंकि अपने मल्टी वर्क कर रहे हैं आज के टाइम में।
देखो टीएस इलियट कितने स्कॉलर हुए हैं जो आज के टाइम में अपन देख रहे हैं ना, वो सारी की सारी वेस्टलैंड के अंदर बता रखी है। यानी आप ऐसे मान सकते हो कि यूरोप जो है ना, यूरोप अपने से 100 साल तो पहले, जैसे 1922 में पोएम लिखी गई तो 2022 कर लो आप, मान लो 2000 अभी 25 चल रहा है, तो 100 साल अपने पीछे चलते हैं यूरोप से। इन्होंने जो चीज़ें आज के युग में जो एमनेजिया है, ठीक है ना, इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारी जो रोग आ रहे हैं, अपने डिप्रेशन, अपन जानते नहीं थे इंडिया वाले पहले डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न चीज़ें आ रही है वैसे वैसे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है, टेंशन वगैरह ये जानते नहीं थे इंडियंस। तो टीएस इलियट को हल्के में मत लेना, बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर, इतने मतलब अलग अलग देशों के अलग अलग ग्रंथों से अच्छी अच्छी चीज़ें लेना पढ़ना, ठीक है, अपन अपने इंडिया की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। तो ये मतलब इसके अंदर हो जाएगा अपने बी ऑप्शन करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द लाइन आई थिंक वी आर इन रेड्स एली इम्प्लाई? इस लाइन का क्या अर्थ है, क्या व्यक्त करती है कि मैं सोचता हूँ कि हम क्या चूहे हैं, एली होता जो बिल, हम चूहों के बिल के अंदर है, ठीक है। ए सेंस ऑफ एडवेंचर, ए फीलिंग ऑफ इंट्रैपमेंट, ए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, ए रेफरेंस टू चाइल्डहुड। तो वो कहता है, उसका लवर है ना, अनजान लेडी, उसका कहता है कि मैं सोचता हूँ कि हम क्या है, जैसे चूहे होते हैं ना अपने बिल में, उसी तरीके से हम हैं। इसका मतलब वो चाइल्डहुड के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं, उनके सेलिब्रेशन के बारे में, खुशियों के बारे में बात नहीं हो रही है, ना किसी प्रकार के साहस के जो साहसिक काम है उनकी बात हो रही है। वो सोच रहे हैं कि ए फीलिंग ऑफ इंट्रैपमेंट, यानी किसी चीज़ में वो फंस गए हैं, फंसने की जो भावना है वो बताई गई है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द हॉट वाटर एट 10 and if it rains a closed car at 4 and we shall play a game of chess pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door, these lines indicate। ये लाइन क्या इंडिकेट करती है कि गर्म पानी से 10 बजे नहाएंगे, और फिर क्या है, अगर बारिश होती है तो क्लोज्ड कार में 4 बजे जाएंगे एंड फिर वहाँ पे अपने गेम खेलेंगे चेस का, ठीक है। फिर अपने प्रेसिंग लिडलेस आइज एंड वेटिंग फॉर ए नॉक अपॉन द डोर, फिर अपने आंखें, अपनी लिडलेस आइज है वो दबाते रहेंगे और नॉक का इंतजार करेंगे, दरवाजे की खटखटाहट का। तो ये क्या इंडिकेट करता है? द एडवेंचर्स लाइफ ऑफ ए मॉडर्न कपल, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, बोरिंग रूटीन ऑफ मॉडर्न लाइफ, हैप्पीनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो इसके अंदर ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग भी नहीं होगा, हैप्पीनेस ऑफ मॉडर्न टाइम भी नहीं होगा। इसके अंदर होगा मतलब बोरिंग रूटीन ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि मॉडर्न लाइफ के अंदर अपना रूटीन क्या है, सेम टू सेम अपना रूटीन चलता रहता है। तो वो एक बोरिंग रूटीन बताया गया है इनके कारण, कि ये अपने ऐसे कार से जाएंगे वहाँ पे पब में या जो क्लब है उसमें जाएंगे, गेम चेस का गेम खेलेंगे। लेकिन मित्रों इसके अंदर साथ में अपने जो गेम ऑफ चेस यहाँ पे है, अपने टाइटल आपसे पूछा जा सकता है कि टाइटल की जो लाइन बताइए जहाँ पे अपना एक गेम ऑफ चेस है वो यूज किया गया। तो एक गेम ऑफ चेस देखो इन लाइन के अंदर है, ये कहाँ से लिया गया है? गेम ऑफ चेस मिडलटन प्ले वीमेन बीवेयर वीमेन। इसके अंदर मित्रों ये जो लाइन है ना, प्रेसिंग लिडलेस आइज एंड वेटिंग फॉर ए नॉक अपॉन द डोर, इसका यूज करने का कारण है कि इसका भी एक क्या मिथ है। जो मिडलटन का प्ले है वीमेन बीवेयर वीमेन, इसके अंदर एक कहानी ऐसे है कि एक लस्टफुल किंग होता है, ड्यूक होता है, वो क्या करता है, ये जो गेम है ना, एक मदर इन लॉ के साथ उसकी जो अपने वधू होती है, बहू होती है, वो रह रही होती है, लेकिन जो अपने ड्यूक होता है वो वधू का, उस बहू का रेप करना चाहता है। उसलिए उसने क्या किया कि जो कुछ महिलाएं हैं ना उसको उनके पास भेज दिया, और जो बूढ़ी उसकी सास थी उसके साथ वो चेस का गेम खेलने लगी, ताकि उसका ध्यान भटक जाए और वो अपनी बहू का ध्यान नहीं रखे, और ड्यूक उसके पास चला गया। इसलिए ये यहाँ पे लाइन है कि वो क्या कर रहे थे, वेटिंग कर रहे थे कि कब दरवाजे की नोक बजे, कि कब उनका जो कार्य है वो समाप्त हो गया है, उस ड्यू का काम समाप्त हो गया है, उसका वो वेट करेंगे। तो इस लाइन का यही मीनिंग है मित्रों कि जो मॉडर्न है ना वेस्टलैंडर है वो बिल्कुल डीजेनरेटेड हो गए हैं, सेक्सुअल परवर्जन के अंदर इतने लिप्त हो गए हैं कि स्पिरिचुअल चीजें हैं वो एक जो सेक्स एक पवित्र चीजें होती है जो आगे की पीढ़ी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, उन सबको उन्होंने क्या नष्ट कर दिया है, और ये इनका बोरिंग रूटीन बन गया, एंटरटेन के लिए वो यूज करते हैं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द चेस गेम सिंबलाइज इन द पोएम? पोएम के अंदर जो चेस का गेम है वो क्या सिंबलाइज करता है? स्ट्रेटजी इन लाइफ, रोमांटिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल पावर, द पैसेज ऑफ टाइम। तो गेम खेला जाता है समय गुजारने के लिए, लेकिन इसमें वो नहीं होगा। पॉलिटिकल पावर भी इसमें गेम चेस का गेम नहीं करता है सिंबलाइज, और रोमांटिक रिलेशनशिप भी नहीं करता है मित्रों। ये स्ट्रेटजी इन लाइफ है उसको सिंबलाइज करता है चेस का गेम।
जिस प्रकार जैसे ड्यूक है, उसने क्या किया था, चेस का गेम खेल के एक स्ट्रेटजी बनाई थी, उस जो सासू माँ है उसकी बहू की, उसको क्या किया, धोखा दिया, स्ट्रेटजी अपनाई उसने। तो इसी तरीके से जो चेस का गेम है उसका अर्थ है स्ट्रेटजी इन लाइफ। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ए गेम ऑफ चेस। ए गेम ऑफ चेस का टाइटल का सिग्निफिकेंस, उस महत्व क्या है। इट रेफर्स टू द एक्चुअल गेम बीइंग प्लेड। ये रेफर करता है कि एक्चुअल जो गेम है ना, वो जो खेला गया उसको रेफर कर रहा है, उसको व्यक्त कर रहा है। इट सिंबलाइजेज स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस एंड मैनिपुलेशन। ये बिल्कुल एक क्या योजनाबद्ध तरीके से जो वार्तालाप, विचार विमर्श है और धोखा देने का प्रतीक है। इट रिलेट्स टू मिडाइवल हेरोइज्म। ये मिडाइवल हेरोइज्म का व्यक्त करता है। इट इम्प्लाइज चाइल्ड लाइक इनोसेंस। ये चाइल्ड लाइक इनोसेंस जो अबोधता है उसको क्या करते हैं, बचपन की जो अबोधता है उसको व्यक्त करते हैं। तो ये नहीं करता है, ना मिडाइवल हीरोइज्म को व्यक्त करता है और ना ही एक्चुअल गेम को व्यक्त करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। यानी इसके अंदर स्ट्रेटजिक है ना, इंटरेक्शन, चाल, जो रणनीति के द्वारा क्या है बातचीत की जाती है और फिर क्या किया जाता है, धोखा दिया जाता है। जैसे अपने चेस का गेम भी खेलते हैं ना, तो उसके अंदर कहते हैं ना भाई तुम ये चाल चलो, यानी जिंदगी के अंदर जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर चाल चलनी पड़ती है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है मित्रों। आज अपने ना 20 क्वेश्चन किए हैं। आपके इस 20 क्वेश्चन से कितने राइट हुए हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जांच सकूं। बिल्कुल ईमानदारी से बताना, जब भी आप सेशन को अटेंड करो, कभी भी चाहे कभी भी आप सेशन अटेंड कर रहे हो, आप बिल्कुल बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। इसके साथ ही मित्रों ये सीरीज अभी जारी रहेगी। अपने एक गेम ऑफ चेस के कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुए। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां पे आपको अगला पार्ट भी मिल जाएगा, या आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर आप लास्ट तक इस सेशन पे बने रहते हैं तो स्क्रीन पे भी मैं जो अगले पार्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल गए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको अगर लगा है ना, दिल से लगा है कि वाकई में हमें आज नई चीजें सीखने को मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मित्रों आपके पास आरपीसी स्कूल लेक्चर का, यूपीएलटी ग्रेड का कोई भी आपके पास है ना ग्रुप है व्हाट्सएप टेलीग्राम, तो उस पर आप क्या करें, अपने वीडियो का लिंक शेयर अवश्य कीजिएगा। और मित्रों सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप भूल जाते हो, मैं ये बार बार याद कराता हूँ फिर भी भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ताकि आपके लिए बेनिफिट वाली चीजें बार बार आती रहे आगे भी। मित्रों प्यारा सा एक कमेंट, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, एनर्जी बढ़ाने वाला एक ऐसा पॉजिटिव कमेंट करें जिससे मैं लगातार आपके लिए सेशन लाता रहूं जो बेनिफिशियल हो आपके लिए। ठीक है मित्रों, तो लगातार आप है ना जो भी अपने सेशन ला रहे हैं उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं ना, तो मेरी ब्लेसिंग भी क्या है उनके साथ रहेगी कि उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, उनकी सफलता निश्चित है। ठीक है मित्रों, तो अपने लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा मित्रों, जो अपना टारगेट है ना उसको अगर आपको अचीव करना है तो कड़ी मेहनत करिए और थोड़ा विश्वास रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लगातार बस मेहनत करें और जो संघर्ष है उसको जो थोड़ा जीना सीखें, संघर्ष के अंदर आने वाली कठिनाई है उनको सहना सीखें और उनको उनसे मोटिवेशन लेने की कोशिश करें और लगातार पढ़ते रहें। मेहनत का फल मित्रों, परिश्रम का जो फल है ना वो जरूर मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल आगे अच्छी तरीके से लगन और मेहनत से पढ़ेंगे और लाइक कर दिया होगा आपने वीडियो को, शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे जरूर, कमेंट भी कर ही दिया होगा। तो मित्रों आपका सिलेक्शन है निश्चित है, बस आपको मेहनत करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।